देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के उस बड़े बयान की जिसने भाजपा और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे भाजपा और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच रिश्तों को लेकर सवाल खड़े हो गए? आखिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्यों कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस का दुश्मन नहीं बल्कि उनका शुभचिंतक हूं? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान था या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आज की हमारी पहली बड़ी खबर में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पार्टी छोड़ने वाले सभी 6 सांसदों के चुनाव क्षेत्र में जाकर सार्वजनिक मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हितैषी हैं। यदि फडणवीस प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं तो वह उनका समर्थन करेंगे। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भी उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए कहा कि मराठी पीएम होना चाहिए। अगर वह सोचते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूं तो बता दूं कि मैं उनका हितैषी हूं। उन्होंने दावा किया कि फडणवीस को महाराष्ट्र तक ही सीमित रखने की योजना बनाई जा रही है। बीजेपी के भीतर 2029 के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा इससे लेकर होड़ शुरू हो गई है। शिंदे गुट पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई मराठी नेता प्रधानमंत्री बनता है तो इसमें क्या बुराई है? अगर महाराष्ट्र का कोई नेता जो गद्दार ना हो प्रधानमंत्री बनता है तो शिवसेना उसके साथ खड़ी होगी। ठाकरे ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि फडणवीस दौड़ में आगे आ सकते हैं, इसलिए उनके मौकों को अभी खत्म कर दिया जाए और उन्हें बांध कर रखा जाए ताकि वो दिल्ली ना पहुंच सके। हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे नागपुर जाते वक्त एक ही फ्लाइट में सफर करते हुए नजर आए थे। और दिलचस्प बात यह है कि संजय राउत सीएम फडणवीस के पीछे बैठे हुए दिखाई दिए और आदित्य ठाकरे उद्धव के बगल में बैठे थे। ये फोटो सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई। अब इस पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक्शन आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस इतने समझदार हैं कि उन्हें अच्छी तरह यह पता है कि चालाक और षड्यंत्रकारी दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है। उनका यह बयान उद्धव ठाकरे की ओर इशारा माना जा रहा है। इस खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर से आ रहे उन आंकड़ों की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यहां कैंसर से 100 मौतें हो चुकी हैं और करीब 40 से 50 लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। इतनी बड़ी मौतों का आखिर कौन है जिम्मेदार? आखिर क्यों चुप है सरकार? देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल इंदौर में दूषित पानी से अनेक मौतें और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की घटना ने सभी को झकझोर दिया है। फरीदाबाद जिले का झाड़ सेंतली गांव, यहां की हवा और पानी सच कहें तो अब किसी जहर से कम नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी गांव में इतनी तेजी से फैल रही है कि अब बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही इसकी चपेट में आ गए हैं। गांव में इस समय करीब 40 से 50 लोग कैंसर से जूझ रहे हैं और कई जानें भी जा चुकी हैं। गांव वालों का कहना है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। जब से गांव के चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया बना है और फैक्ट्रियां चल पड़ी हैं, तब से यानी कम से कम 10 साल से ये बीमारी घर घर में घुस गई है। ये आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है। यहाँ सरकार है बीजेपी की, मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। कैंसर से 100 मौतें हो चुकी हैं। करीब 40 से 50 लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखें बंद हैं। झाड़ सेतली गांव की अगर आबादी की बात करें तो 10,000 है और बताया जा रहा है कि जो ये फैक्ट्रियां लगी हैं, इनसे 200 से अधिक अवैध प्लेटिंग यूनिट चल रही है। इन यूनिटों से निकलने वाला 40 लाख लीटर पानी प्रतिदिन खुले में डाल दिया जाता है। यही केमिकल युक्त पानी रिस्क कर भूजल में मिलता है और यही जहरीला पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। ये जहरीला पानी 10,000 लोग पी रहे हैं। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियां जाम पड़ी हैं और गांव का तालाब भी खत्म कर दिया गया है। गांव में रसायन युक्त पानी के सेवन से कई लोगों को कैंसर, त्वचा रोग, पीलिया, पेचिस, डायरिया और पोलियो आदि से ग्रसित हो चुके हैं और हो रहे हैं। ये दूषित पानी धीमा जहर की तरह है और किडनी, लीवर पर भी असर डालता है।
इन विभिन्न रोगों से ग्रसित होकर झाड़ सेतली के 30 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। RWA के महासचिव मोनू जागर ने बताया कि 2 साल पहले 5 साल के बच्चे की ब्लड कैंसर से मौत हो गई थी। गांव में रहने वाले 2 सगे भाई सतवीर डागर और श्रीपाल डागर को भी कैंसर से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब बात उस बयान की जिसने देश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के तीखे शब्दों ने कांग्रेस और राहुल गांधी को सीधे निशाने पर ला दिया है। कांग्रेस को कॉकरोच जनता पार्टी बताने से लेकर राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहने तक उनके बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। आखिर इस तीखे हमले की वजह क्या है? राहुल गांधी पर ऐसा तंज क्यों कसा गया और इस बयान के क्या राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में इन दिनों कांग्रेस जनता पार्टी सुर्खियों में बनी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में पार्टी के संस्थापक और तमाम कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीजेपी पर निशाना साधते हुए उसे देश को तोड़ने वाला गिरोह बताया। तेलंगाना के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत सोमवार को वारंगल में बीजेपी अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्षों, आदिवासी नेताओं और साथ ही छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि देश में नए वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां उभर रही हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करना है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता इनको सबक सिखाएंगे। बीजेपी के विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरने का श्रेय भी कार्यकर्ताओं को दिया। बयान सुनवाएं। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है। तभी आज भाजपा इस प्रकार से विशाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, जबकि बीजेपी कार्यकर्ता फुल टाइम राजनीति और जनसेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पीवी नरसिम्हा राव वारंगल क्षेत्र से थे, लेकिन कांग्रेस ने इस धरती के सपूत को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल और सोनिया गांधी नेहरू गांधी परिवार से बाहर किसी नेता का सम्मान नहीं करते, जिसमें कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को एआईसीसी मुख्यालय में जनता के दर्शन के लिए भी नहीं रखा गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व पीएम को सम्मान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि एक नेता ऐसा है जो भटका हुआ है और दूसरे ओर एक निर्णायक नेतृत्व है जो देश को दिशा दे सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस बयान का कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने क्या जवाब दिया है, सुनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल पार्टी के, इनको इतने जो है इरेस्पॉन्सिबल बयान नहीं देने चाहिए। राहुल गांधी जी 24 घंटे जनता के बीच में लगे रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं ये बताएं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं ये कभी कहीं दिखते नहीं हैं, कहीं कुछ करते नहीं हैं। बस राहुल गांधी जी को देखिए तो लगातार सोशल मीडिया में बने रहते हैं, लगातार काम करते हैं, 24 घंटे का उनका शेड्यूल है। तो इतने ऐसे पद पे बैठ करके इनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में उतर के देखें, यहीं लखनऊ में हम बैठे हैं, लखनऊ के सांसद जी हैं, मंत्री भी हैं, उनका बेटा विधायक भी है।
तो उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं लोग। तो आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल पार्टी के। तेलंगाना की सत्ताधारी कांग्रेस पर हमला करते हुए नवीन ने कहा कि कांग्रेस की पहचान चुनाव से पहले वादे करना और सत्ता में आने के बाद भूल जाना है। उन्होंने कहा कि 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करने के बजाय कांग्रेस सरकार दिल्ली दरबार की शोभा बढ़ाने वाला एटीएम बन गई है। वहीं कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को बीसी श्रेणी के तहत आरक्षण प्रदान करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देगी, जिससे अन्य समुदायों के हिस्से में कमी आए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को सिर्फ कार्यकर्ता ही उखाड़ फेंक सकते हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से तेलंगाना में डबल इंजन सरकार स्थापित करने का आह्वान किया। छात्रों से बातचीत में नवीन ने कहा कि जेनजी वो युवा हैं जो अपना करियर बनाकर देश के विकास में योगदान देते हैं, न कि वो जो देश के संविधान और संस्कृति पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश के युवा सत्ता विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाली मानसिकता रखने वाले, विभाजनकारी नारे लगाने वाले और देश के संविधान, संस्कृति और आत्मा को चुनौती देने वाले लोग भारत के जेनजी नहीं हो सकते। ये खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां एलडीए द्वारा सामने आए चौंकाने वाले आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जाने क्या है पूरा मामला और क्यों ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 15 बच्चों की मौत के बाद से लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरी तरह एक्शन मोड में है। इस बीच एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में केवल 6% मकानों के ही नक्शे स्वीकृत हैं, जबकि 94% भवन बिना स्वीकृत नक्शे के ही बने हैं। प्रथमेश कुमार ने कहा कि यदि इन सभी भवनों के खिलाफ एक साथ कठोर कार्रवाई की जाए तो पूरा शहर प्रभावित होगा और व्यापक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए प्राधिकरण का उद्देश्य लोगों को परेशान करना या उनका शोषण करना नहीं है, बल्कि भवनों में आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराना है। उन्होंने बताया कि हाल ही के अग्निकांडों के बाद भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और एलडीए का पूरा फोकस आवासीय और व्यवसायिक भवनों में आग से बचने के पर्याप्त इंतजाम और लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप के बीच प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने राहत भरा संदेश भी जारी किया है। नए निर्देशों के तहत 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के मालिक सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी स्व प्रमाण पत्र देकर एलडीए की कार्रवाई से बच सकेंगे। प्राधिकरण उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और सीलिंग नहीं करेगा। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक और शासन के निर्देशों के बाद प्रथमेश कुमार ने 11 बिंदुओं पर एक आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन के लिए लोगों को पहले प्रेरित करेगा और उसके बाद ही परिवर्तन की कार्रवाई होगी। आदेश में शहर के कोचिंग संस्थानों को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। एलडीए और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम सभी कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण करेगी। जहां कमियां पाई जाएंगी वहां सीधे सीलिंग की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि पहले एक सप्ताह का समय देकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी सुधार न होने पर नोटिस जारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि सीलिंग से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।